जहां पर बात बिहार की हो रही है, बिहार के लिए हो रही है। अब वक्त तो चला है ब्रेक के बाद अपने अगले मेहमान को इस मंच पर बुलाने का। हमारे अगले मेहमान बिहार के अनुभवी नेता हैं। इन्होंने जल संसाधन मंत्री के रूप में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल प्रबंधन को नई दिशा दी है। और बिहार का जो ताजा जनादेश आया है, इनके काम पर बिहार की जनता ने भरपूर मुहर लगाई है। लेकिन अभी भी बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। हर घर साफ जल पहुंचाना भी अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को वो कैसे पार करते हैं, क्या उनके प्लान्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है बिहार के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले मेहमान का, बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी का। और उनसे खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब मैं जिनसे बात करने जा रहा हूं उनके बारे में दो बातें तो बड़ी मशहूर हैं, और वो ये, पहली बात ये कि क्राइसिस मैनेजर भी हैं आप बहुत बड़े। ये सच है क्या? कोई आपदा आ जाए, कोई बात आ जाए तो पार्टी में सुलझाने से लेके सरकार तक में आप डैमेज कंट्रोल बहुत अच्छा करते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि कभी कोई इस तरह की परिस्थिति, उलझन गुण है पार्टी आपका। में या हाँ। सरकार में आए, हाँ, तो हम कोशिश करते हैं कि सुलझ जाए। अब हम मैनेजर हैं कि नहीं है ये हम नहीं जानते। हाँ, तो पहला सवाल हम जो आप दूसरा पूछने वाले थे, वो उसको हम पहले भी पूछ सकते थे, लेकिन मैंने उसको दूसरा रखा इसलिए क्योंकि एक बात और कही जाती है कि आप जलेबी मंत्री भी हैं। आप बात को ऐसा घुमा देते हैं, ऐसा घुमा के दूध बताते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि आपने वास्तव में उस समस्या का हल निकाल ही दिया है। ये बात सच है? देखिए, ये तो आपको अभी अंदाजा हो जाएगा। आप पूछिएगा, आपकी बातों का पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे या जवाब देंगे। तो इसमें कौन क्या कहते हैं, जी। इसमें जाने से अच्छा है खुद अनुभव कर लीजिएगा। हाँ, तो हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहला सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि किसी ने बताया कि ये शायद 70 के दशक के बाद ऐसा है कि मुख्यमंत्री के की दायरे से बाहर है गृह मंत्रालय। हाँ है, और इसमें कुछ भी अप्रत्याशित या अनुचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल, वो तो प्रेरोगेटिव है मुख्यमंत्री का, वो किसी को भी दे सकता है। लेकिन लोगों ने कहा इतने बरसों के बाद ऐसा हुआ, और बीजेपी के बाद चला गया अनकंफर्टेबल। कुछ लोग खबरें ऐसी भी आई कि कभी कोई ऐसी बात नहीं थी जी कि कोई अनकंफर्टेबल थे या कोई कंडीशन थे इसके लिए। ये तो स्वाभाविक रूप से अगर गठबंधन है, जी जी आपस की बातचीत होती है, तो पहले भी एक आध अवसरों पर विभाग की तब्दीली, अदला बदली हुई थी। तो अब ये जो गृह मंत्रालय है वो उसमें, जैसे गृह मंत्रालय उधर गया, ये सब लोग बोल रहे हैं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इधर आ गया, ये आपके नजर में नहीं है, ये भी नजर में रखिए। नहीं, बिल्कुल नजर में सारी चीजें रखेंगे। देखिए, जब नजर ही आपकी असंतुलित हो जाएगी, नहीं तो इसीलिए तब तो चीजें इसीलिए मैंने आपका परिचय पहले ही करा दिया था। इसीलिए मैंने आपका परिचय पहले ही करा दिया था। लोगों ने कहा कि गृह मंत्रालय पे अब सवाल ये है जी कि जब सोच ही असंतुलित कर लीजिएगा तो चीजें असंतुलित नहीं। दिखाई देंगी। घटना दो घटी है ना, गृह मंत्रालय उधर गया है, वित्त और वाणिज्य कर मंत्रालय इधर आया है। जी, तो छाप इसलिए क्या दोनों को साथ देखिए। गृह मंत्रालय पे तो ये सामान्य सी घटना है। सामान्य सी घटना है। लोगों ने कहा कि छाप जो है उस पे गृह मंत्रालय पे वो बीजेपी की दिखेगी। जैसे उन्होंने कहा कि रोमियो स्क्वाड बना देंगे, जहां संपत्ति जब्ती वाला काम। तो बोले कि ये कुछ मॉडल ऐसा है जैसे यूपी का मॉडल है, वैसा लोगों ने कहा। शायद कहने वाले या समझने वाले सारी चीजों को जानते नहीं है।
अपराधियों को, खास तौर से आर्थिक अपराधियों के संपत्ति का जब्तीकरण का कानून सबसे पहले दशकों पहले बिहार में नीतीश कुमार जी ने बनाया था। जी जी बिल्कुल मुझे याद है। और ये इस कानून के तहत आपको नहीं विश्वास हो तो यहाँ पर आपके बगल में म्यूजियम है, पुराना वाला म्यूजियम। अच्छा जी। उसके सामने एक व्हाइट हाउस के नाम से भवन मशहूर हुआ करता था जी। और वो किसी भ्रष्टाचारी के पोजीशन में था जी। और कानून बना के, जो कानून नीतीश कुमार जी ने या हम लोगों की सरकार ने बनाया था, उसके तहत 10 को पहले जब्त की जा चुकी है। तो इसमें यही कहे न कि अगर नजर सीधी रख के देखिए सारी चीजें सीधी दिखाई पड़ेंगी। जी तो तभी मैंने कहा कि नहीं, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं तो नजर भी सीधी रखेंगे और संतुलन भी बनाएंगे। तो लोगों ने पूछा, लोग जानना चाहते हैं कि क्योंकि सबसे नजदीकी हैं आप मुख्यमंत्री के और आप सबसे ज्यादा उनसे नजदीक हैं, तो लोग जानना भी चाहते हैं इस बात को। हम इसमें स्थिति स्पष्ट कर देते हैं जी कि हम सिर्फ मुख्यमंत्री जी के साथ काम करते हैं। जी। हम इतना ही जानते हैं, हम सबसे नजदीकी हैं या कौन कम है कौन ज्यादा है, इसका तो कोई माप तोल होता नहीं है। हाँ। हम लोग साथ साथ जैसे आप काम बता करते सकते हैं कि विपक्ष बार बार कहता रहा, कैंपेन में कहता रहा कि 6 महीने अगर मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो 6 महीने में देखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य पे वो सवाल उठाता है और इसको वंस फॉर ऑल सेटल करने के लोगों ने कहा कि उनके फैसले नहीं होंगे, वो फैसले वो नहीं ले पाएंगे। देखिए, अब आपने छेड़ दिया इस बात को, तो मैं आपको याद करा दूं, नहीं हो तो प्रोसीडिंग्स देख लीजिएगा विधानसभा। आज से 2 साल पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले, इसी हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष ने यही बातें कही थी जो आप कह रहे हैं जी। और उस समय आमतौर पर बाहर भी ये बात चलती थी जी। तो उस संयोग से उसमें सदन की तरफ, मैंने सदन में सरकार की तरफ से उत्तर हमको देना था जी। तो हमने उनको बता दिया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है ना, राइट, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और उसका बहुत सुंदर अनुवाद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। जी। आपको जरूर मालूम होगा। जी। और उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये सब चीजें जो है ये सब धोखा है, छलना है। अभी तो हमको मीलों मीलों हमको चलना है। जी। और आप देख लीजिए कि जो 2 साल पहले हमने कही थी बात, आज 2 साल आगे चल के, 2 साल पहले जो भविष्यवाणियां कर रहे थे कि अब इनसे फैसले नहीं हो सकते हैं, ये कोई काम नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद से इतने ज्यादा लोकप्रिय और जनहित के फैसले हुए कि आज हमारे मुख्यमंत्री अपनी लोकप्रियता के शिखर पर हैं, सर्वोच्च, जो 2010-5 में हुआ करते थे। और उसका सीधा प्रमाण है कि ये विधानसभा चुनाव में आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे या कहीं गए कि नहीं गए, लेकिन अगर गांव देहात में गए होंगे तो कहीं भी एक शब्द या एक ध्वनि सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं थी। और आप इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में सोचिए कि 20 साल तक लगातार शासन करने के बाद किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक आवाज पूरे प्रदेश में नहीं सुनाई पड़ रही है। जी, इससे बड़ी बात क्या ये बात तो है कि आप लोकप्रियता के अपने सर्वोच्च शिखर पर हैं, लेकिन आजकल एक हम नहीं है, मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ हाँ, आप उनके मित्र हैं वो ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक बात काफी सुर्खियों में है और वो है बंगला विवाद। और विपक्ष इस तरह तमाम तरह के आरोप लगा रहा है कि पूरे विवाद पर, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पर ऐसे भी सरकार में 5 संवैधानिक पद माने जाते हैं। जी। एक तो राज्यपाल होते ही हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद एक विधान परिषद के सभापति होते हैं जी। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं जी। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष
विधानसभा में होते हैं जी, और नेता प्रतिपक्ष परिषद में होते हैं। राइट। तो बाकी 4 पदों के साथ मकान करणांकित थे। जो भी उस पद पर आएंगे उसी मकान में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष परिषद के लिए कोई अलग से करणांकित आवास नहीं था, तो ये तो उसके लिए अधिसूचना निकाली गई है। तो मतलब आपके हिसाब से इसमें जो सूचना निकाली गई वो सही है? अधिसूचना सरकार ने निकाली है तो हम सरकार के अंग हैं। सहमति। और वो विवाद वो है, वही तो है विवाद। नहीं, विवाद की अलग बात है। अगर कोई मकान किन्हीं के मन लायक नहीं है तो उसके निराकरण का तरीका होता है। और निराकरण किया जा सकता है। निराकरण तरीका मैंने तरीका हमने कहा। सवाल ये भी है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी लार्जर देन लाइफ साबित हो, उनके कद का दूसरा चेहरा जेडीयू में कौन है और आपकी नजर में? क्योंकि सेकंड लाइनअप को लेकर तमाम सारी बातें कही जाती हैं और ये चुनाव के दरमियान भी बातचीत रही। नहीं, ये अभी कोई तय थोड़े है। हम लोग की कोई इस तरह की पार्टी नहीं है कि अगला सक्सेसर अभी चुन लिया जाए या मनोनीत। सक्सेसर ना भी हो तो सेकंड लाइन। हाँ, मैंने सेकंड लाइन में तो है ही। सेकंड लाइन में तो सक्सेसर तो वर्ड आपने यूज किया है। सक्सेसर वर्ड तो आपने यूज किया। मैं कह रहा हूं कि सेकंड लाइनअप कैसे? सक्सेसर मेरा मतलब उसी से था जो आप कह रहे हैं जी। सेकंड लाइन तो पूरी सेकंड लाइन तो दिख रहा है जी। सेकंड लाइन में उनके साथ जितने सहयोगी काम कर रहे हैं सब सेकंड लाइन में। तो ये बार बार चर्चा में आता है और कहते हैं कि कौन सा है वो, एक तरह से जो फैसलों को लेकर और डिसीजंस को लेकर और जो वर्किंग को लेकर उस पर बार बार बात होती है जेडीयू में कि कौन सेकंड लाइन से उसमें आता है। सेकंड लाइन इस मुख्यमंत्री जी की खासियत रही है कि जितने भी उनके मंत्री हैं, मैं भी लंबे समय से 20 वर्षों से अधिक से इनके साथ काम कर रहा हूं। कभी किसी विभाग के सक्सेसर आप भी हो सकते हैं। हम आप क्यों मजाक करते हैं? अरे रिजेक्ट क्यों? मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि आप आज मजाक करने नहीं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं ये देख रहा था कि आप जलेबी अच्छी बनाते हैं या सवालों को सीधा ले जाते हैं। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ। हम तो समझ रहे थे कि आप मजाक करने के नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल मजाक नहीं। मैं मजाक करने के पैसे थोड़ी ना है। पैसे तो मुझे इस बात के लिए सीरियसली सवाल पूछने के। लेकिन हमको यही लग रहा है कि आप मजाक कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल बैलेंस होके सवाल का जवाब दे सकते हैं। एकदम हम संतुलित होके ही कह रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है साहब, तो मैं इसका उत्तर ऐसे ही ले लेता हूं। तमाम सवाल और भी आए और एक सवाल ये भी आया पलायन का, रोजगार का, और इस बात को लेकर तमाम सारी बातें कही गई कि कैसे होगा। और दूसरा सवाल मैं इसी के साथ जोड़ देता हूं, क्योंकि आपके पास जल संसाधन का भी है और वाटर रिसोर्स का। तो एक तरफ तो बहुत बिहार में पानी है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ मैं जब भी गया तो अक्सर ये बात कही गई पानी का किल्लत, पानी की किल्लत। इस समस्या को, दोनों सवालों को, और मैं चाहता हूं कि एक जवाब। देखिए, ये दोनों प्रश्न जो है, जी। बाढ़ नियंत्रण और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, वैसे मूल जो ओरिजिनल मैंडेट तो विभाग का सिंचाई ही होता है जी। लेकिन बाढ़ तो कहिए आपदा है ना। हाँ, बाढ़ अगर नहीं आए तो आप प्रबंधन किस चीज का करिएगा? ऑफ कोर्स, हमेशा बाढ़ प्रबंधन जो है जी, ये जो आपने उस समय हमारे पार्टी से जोड़ दिया था जी, बाढ़ प्रबंधन क्राइसिस मैनेजमेंट। जी, हाँ, समझ गए ना? हाँ जी, मैं समझ गया। अगर बाढ़ नहीं आए तो प्रबंधन करना नहीं पड़ेगा। और इसमें दोनों तरह के मुद्दे होते हैं। एक तो बाढ़ आ गई तो हम लोग उससे कैसे, मतलब जिसको रिस्क रिडक्शन कहते हैं जी, जो खतरा न्यूनीकरण कैसे कर दें, कम से कम नुकसान हो, हाँ, उसकी तरफ देखें। और जहां तक बाढ़ की बात है, एक चीज जरूर हम चाहेंगे कि सब लोगों को ये बात जानना समझना चाहिए कि हम लोग भौगोलिक रूप से बहुत कुछ माने में भाग्यशाली भी है और कुछ माने में उतने भाग्यशाली नहीं है।
क्योंकि आप देखिए उत्तर बिहार में जितनी नदियों से बाढ़ आती है, आप घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, जितनी नदियों को देख लीजिए, ये सब नेपाल से आती है। जी। और बाढ़ प्रबंधन का सबसे मतलब जो एस्टैब्लिश्ड करते हैं स्थापित वैज्ञानिक तरीका है इसके हाई लेवल में डैम बनाने का, जी, जिससे पानी भी रुके जी, और उस स्टोर्ड पानी का समय समय पर सही उपयोग किया मेरे जाए। दूसरे सवाल के पास आप अपने आप ही आ गए, तो डैम के लिए क्या हो सकता है? वही बता रहे हैं जी। आपको कि जैसे कमला है, कोसी है या बागमती है, इन सब में हाई लेवल डैम का प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्रपोज करके रखा है। जी, जगह भी बता सकते हैं, लेकिन सब लोग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अब है क्या कि हमेशा आप भी समझते होंगे कि किसी नदी में हाई लेवल डैम हमेशा उसके अपर रीजन में बनेगा, और इन नदियों का अपर रीजन नेपाल में पड़ता है। जी, और अगर आप वहां रिजर्वायर बनाते हैं तो रिजर्वायर बनाने से बाढ़ पानी क्षेत्र। जमा होता है तो डूब क्षेत्र। सबमर्जेंस एरिया होता है, डूब क्षेत्र होता है, जी। वहां से कुछ विस्थापन होता है। तो नेपाल सरकार के समुचित सहयोग के नहीं होने के कारण जी, हम लोग उस दिशा में, जिसको कहिए प्रगति, अच्छी प्रगति या संतोषजनक तो छोड़ दीजिए, जी। प्रगति ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके अल्टरनेटिव पर हम लोग नीचे के लेवल पर बराज का अब सोच शुरू कर दिए हैं। वो हम लोग कुछ अब साउथ बिहार जो है उसमें पानी की किल्लत को उसमें तो इरिगेशन फैसिलिटी हम लोग का जो सोन कैनाल सिस्टम है, जी, उससे काफी हद तक इरिगेशन होता है, उसके टेल एंड तक। अब ये जैसे रबी का सीजन है, आज ही हमने मीटिंग की है कि जो ये हम लोगों की बहुत पुरानी सिंचाई व्यवस्था है सोन नहर प्रणाली, जी, और दक्षिण बिहार में काफी हद तक जो आज रोहतास या कैमूर चावल का कटोरा कहा जाता है, उसी सोन प्रणाली के कारण। और वैसे भी फिर हम लोग झारखंड, अब जैसे हम उत्तर में बताए आपको, दक्षिण में हमारी बदकिस्मती क्या है कि सारी नदियां झारखंड से आती हैं, और हम लोग तो समझिए कि मैंने ऊपर से नेपाल से, दक्षिण से झारखंड से, और सारी नदियों का पानी बिहार के पेट में पहुंचता है, और मास्टर ड्रेन गंगा से होके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर में पहुंच जाता है। जी। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजों को लेकर चुनाव में एक पलायन का मुद्दा बना, जिसे प्रशांत किशोर ने बहुत उठाया और उछाला भी। तो पलायन को रोकें इसके लिए, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं ना, पानी यहां रुकता नहीं, और जो हो सकता है वो तमाम सारी जो इंडस्ट्रीज को लेकर, तमाम सारे रोजगार को लेकर तमाम सारी बातें कही गई। तो इस पर सरकार क्या सोच रही है, उसका एजेंडा क्या है? प्रशांत किशोर जी ने इस समस्या को उठाया जनता के बीच में, और जनता के बीच में प्रशांत किशोर जी के पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा, ये देख के आपको नहीं लगा कि जनता के बीच कितना गया ये बात? प्रशांत किशोर जी बड़े छोटे की मसला नहीं है, मुद्दे की बात है। बात मुद्दे की है, मुद्दे की ही बात हम कह रहे हैं। पलायन की जो बात है, अब बिहार में हम लोगों ने सरकार की तरफ से बराबर कहा है कि अब कोई रोजगार के लिए नहीं जाता है, रोजगार के लिए तो कानून बना है। आप एक आदमी से लिखवा के दीजिए कि हमको रोजगार नहीं है, उसको मतलब अगले दिन रोजगार मिल जाएगा। अब कोई बेहतर लिविंग के लिए, बेहतर आमदनी के लिए, बेहतर रोजगार के लिए जाते हैं। ये तो हमेशा होता है, बिहार में भी दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं जिनको अच्छी नौकरी यहाँ मिलती है। तो इसलिए अब वो बेरोजगारी का वो आलम जो सिर्फ लाइवलीहुड के लिए, मैंने सिर्फ जीवन यापन के लिए, अब पलायन की वो स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की और विपक्ष भी वो कहती हैं कि जो बिहार का नतीजा है, रिजल्ट है, वो एसआईआर की देन है, उसकी वजह से ये आया, उसकी वजह से ये हुआ। हम अपने यहां नहीं होने देंगे, अगर किया तो पूरे, अगर
क्या तो पूरे देश को हिला देंगे। यहाँ के विपक्ष ने भी इस बात को उठाया था कि ये हम नहीं होने देंगे। उनके जो एट द बैक ऑफ हिज माइंड या उनको क्या लग रहा था वो नतीजा आपने देख लिया। इसका मतलब उन लोगों के भी नतीजे वही होंगे। आखिर एसआईआर में इतने यहाँ लोग बैठे हैं या सुन रहे होंगे, इन लोगों ने क्या वोट चोरी कितना, दो नौजवान नेता गाड़ी के बोनेट पर बैठ के कितना बिहार भर घूम के वोट चोरी का संदेश फैलाए। उनका नाम तो है। और एक भी आदमी एक मिसाल नहीं दे पाए वो कि किसका नाम काटा गया। तो आप सोचिए कि आखिर आप बेवजह मुद्दे उठाइएगा जिसका न कोई जड़ का पता है न उसके कुछ मतलब की बात है। एक उदाहरण मांग रहा है तो कोई दे। हम लोग भी आखिर गांव में रहते हैं, हम लोग भी गांव ही में रहते हैं। हमारे यहाँ भी एक घर में 48-50 है। हमारे यहाँ भी एसआईआर हुआ है, हमारे यहाँ भी नाम कटे हैं, हम लोग के घर में भी ना। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या ना कि हम तो खास तौर से बिहार के अल्पसंख्यक भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये लोग एक साजिश के तहत किसी चीज के निशाने पर उनको रख देते हैं। एसआईआर क्यों हो रहा है? तो अल्पसंख्यकों का नाम काटने के लिए हो रहा है। ये कोई आपको सही बात लग रही है? ये सीए क्यों हो रहा है? तो अल्पसंख्यकों को नागरिकता समाप्त करने के लिए बात हो रही है। और सीए लागू हुआ 10-11 बरस हो गया, किस अल्पसंख्यक भाई की नागरिकता समाप्त हुई? और अभी एसआईआर कंप्लीट हो गया। एक फर्द, एक इंसान अल्पसंख्यक का बता दीजिए जो रहता हो उसका नाम कट गया हो। तो अगर गलत मुद्दे फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की साजिश रचिएगा तो कभी न कभी तो जनता जान ही जाती। एक बार आप जल संसाधन मंत्री बने, जल संसाधन मंत्री बने। पिछली सरकार में इस मंत्रालय के मंत्री के तौर पे आपने दावा किया था कि हर घर शुद्ध गंगा जल पहुंचाएंगे, पर बिहार में गंगा के प्रदूषण को देखते हुए ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा? ये सवाल। इसको थोड़ा आप संशोधित कर लीजिए। विभाग ने कभी ये नहीं कहा था कि हम हर घर में गंगा जल पहुंचा देंगे। अच्छा, ये बिल्कुल बात वैसा ही है जैसे कि हर घर में सरकारी नौकरी। नहीं, मैंने अब वैसे ही होगी क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं की। न सरकार की तरफ से बात आई, न मुख्यमंत्री की तरफ से बात आई। हर घर शुद्ध गंगा हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग गंगा का पानी पीने के लिए दूसरे इलाकों में भी पहुंचाएंगे। और हम लोगों ने पहुंचा दिया है। राजगीर पहुंचा दिया है, गया पहुंचा दिया है, अब नवादा की तरफ जा रहे हैं, पहुंच रहा है। एक चीज हमेशा याद रखें जी कि नीतीश कुमार इसीलिए जाने जाते हैं कि जो वो बोलते हैं वही करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो बोलते भी नहीं। और लालू जी? अब दूसरे के बारे में लालू जी अब कहाँ है अभी तो। अरे तो जब एक के बारे में बताया तो दूसरे के बारे में भी बताइए, वो क्यों जाने जाते हैं? अब हमको अपने नेता के बारे में पूछिए ना। नहीं, वो मैं तो एक आप क्योंकि इतने पुरानी राजनीति में कर रहे हैं तो मैंने उनके बारे में पूछा। उनके बारे में वो क्या जाने समय थे, जिस समय हम थे, हम लोग लालू जी के साथ भी हम 10 साल असेंबली में रहे। तो वही तो मैं पूछा, वो किस बात के लिए? अब उस समय वो असेंबली में एमएलए अच्छी बात तो बताइए उनकी। मैं आपसे उनसे हुआ पूछ रहा हूँ उनकी अच्छी बात क्या? अरे लालू जी अच्छे ही हैं, उनमें क्या है? आप जवाब तो बहुत वही वाली हमने कहा कि आपको लोग कहते भी हैं जलेबी मंत्री। आपको लगा? नहीं, बिल्कुल सीधा जवाब दिया आपने। तब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जलेबी का परिभाषा जानते हैं आप? नहीं, बता दीजिए। हैं? बता दीजिए। जलेबी देखते तो होंगे बहुत। हाँ। जलेबी की परिभाषा होती है हाँ। कि रिंग अपॉन रिंग। ओके। रिंग अपॉन रिंग विदाउट एनी पोल। वाह। और अभी सुनिए, हड़बड़ाइए नहीं। नहीं। सवाल पूछे तो पूरा। हाँ, रिंग अपॉन रिंग विदाउट एनी पोल इनसाइड लिक्विड विदाउट एनी होल। वाह, ग्रेट, क्या बात है, बहुत अद्भुत। ये जलेबी की परिभाषा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
Yes.